कोई बात नहीं। चलिए बिल्कुल शांत हो जाइए, सामने देखिए। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन करा था रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। मैंने क्या कहानी आपको बताई थी कि मान लो मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है ए, इसका वेपर प्रेशर है PA0, इसका वेपर प्रेशर है PA0। अगर मैं इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दूंगा, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट B में डाल दूंगा, तो जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा, PS आएगा। बताओ PA0 से ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम, क्योंकि जब आप B को इधर डालोगे तो कुछ एक ही जगह B ब्लॉक कर देगा, तो अब A के इतने वेपर्स नहीं बनेंगे, अब वेपर प्रेशर कम आएगा। तो इसलिए वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, इसे हम बोलते थे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते थे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा तो निकल कर आया PA0 माइनस PS। अच्छा, PA0 माइनस PS, पहले PA0 था अब PS है, तो PA0 माइनस PS क्या हो गया? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर मैं इसको PA0 से डिवाइड कर दूं तो इट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये किसके बराबर निकल कर आया था? काई बी या काई ए? काई बी बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अच्छा, ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, ये कैसे सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है? कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट? अगर ये डाइल्यूट की प्रॉपर्टी होती हैं तो काई बी को क्या लिखूं? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, या नीचे सिर्फ Na, सॉल्वेंट के मोल्स Na, सिर्फ Na। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये कैसा सॉल्यूशन है? डाइल्यूट। क्लियर है? जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं आप वेट करिए, 2 न्यूमेरिकल हमें करने हैं, 10 मिनट हमें लगेंगे, 2 न्यूमेरिकल हमें करने हैं। उसके बाद हम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक शुरू करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। वहां से आपको बिल्कुल जीरो से उठाएंगे, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है? ये जो आज मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं, इसकी थ्योरी मैंने लास्ट लेक्चर में कल पढ़ाई थी। ठीक है? जो भी न्यू स्टूडेंट है, आपको तो मैंने वो वन शॉट के लिंक दे दिए हैं। ठीक है? आप भी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना एक बार, न्यू स्टूडेंट कंसेप्चुअल बैच। ठीक है? मैं अब तक जितना भी सॉल्यूशन हुआ है या कंसंट्रेशन टर्म्स हुआ है, उनका वन शॉट आपको भेज दूंगा। उसमें मिनिमम टाइम में जितने भी अब तक टॉपिक हुए हैं वो सारे कवर कर रखे हैं। ठीक है? चलिए 9999 एक बार लिख लो फटाफट। 9999005204। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, नीचे जाओगे श्वेता मैम मिलेगी, तो ग्रुप पे ऐड हो जाना। कोई भी अपडेट आता है क्लासेस के रिगार्डिंग, कुछ भी आता है तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है? ग्रुप पे ऐड जरूर होना। कौन कौन है जो अभी ग्रुप पे ऐड नहीं है? ठीक है, ग्रुप पे ऐड नहीं है। ठीक है, आप ऐड हो। ठीक है, वैसे तो आपका पहला दिन है, लेकिन आज ही आप ऐड हो गए हो। अच्छा, ठीक है। चलिए, आपका पहला दिन है, आप ऐड हो लेना। ठीक है? नीचे जाके कह देना मैडम हमें ऐड कर दो ग्रुप पे। ठीक है? चलिए 9999005204। और जब भी चैप्टर का अंत होने को आएगा ना, जैसे 4-5 लेक्चर भेजे, तो मैं ग्रुप पे अपने आप वन शॉट भेज दिया करूंगा। ठीक है? या आप कंसेप्चुअल एकेडमी का चैनल भी है, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो, कंसेप्चुअल एकेडमी का, उस पर भी आपको ये वन शॉट मिल जाएगा।
ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ओपन है, हाँ ठीक है। चलिए अब सवाल पर चलते हैं, बिना समय व्यर्थ करे अब सवाल पे चलते हैं। अब किसी तरह की आवाज ना आए, अब ध्यान से सुनना, देखो सब सामने देखना। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम यूरिया को घोल रखा है 846 ग्राम ऑफ वाटर में, इतने ग्राम वाटर में, चलो ठीक है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर ऑफ H2O एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। देखो लास्ट लाइन देखो, प्योर पानी का वेपर प्रेशर, प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है? 23.8 mmHg। क्लियर है? आपसे पूछा है अगर 30 ग्राम यूरिया को मैं इतने पानी में घोल दूं, अगर मैं 30 ग्राम यूरिया को मैं इतने पानी में घोल दूं तो बताओ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या निकल कर आएगा। अगर मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, सिंपल सी बात कहता हूं, अगर मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डालूंगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा या इंक्रीज? डिक्रीज होगा। तो घटना शुरू होगा, कहां से घटना शुरू होगा? कहां से घटना शुरू होगा? 23.8, बोलो 23.8। तो 23.8 से तो कम होगा, तो कौन सा ऑप्शन है जो हो ही नहीं सकता? अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा तो 23.8 से कम होगा, कौन सा ऑप्शन है? 24। ये तो हो नहीं सकता। मैं समझ गया, ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सवाल है। अगर ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सवाल है तो मैं फॉर्मूला लगाता हूं, देखो PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू काई बी, और काई बी को क्या पुट कर सकता हूं? NB अपॉन NT या NB अपॉन NA? NB अपॉन NA, बिकॉज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब जो जो मालूम है वो निकालता हूं, ध्यान सुनो। देखो यार, PA0 मालूम है, PA0 मालूम है, PA0 कितना है? 23.8। PS नहीं मालूम, PA0 नीचे भी है 23.8। अब इधर आ जाओ, ये इसके बराबर है, ऊपर है मोल्स ऑफ सोल्यूट। मुझे सोल्यूट के मोल्स नहीं मालूम, मुझे क्या मालूम है? बताओ, मुझे क्या मालूम है? मास। मास से मैं क्या निकाल सकता हूं? मोल्स। कैसे निकालता हूं? मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो देखो 30 है मास ऑफ सोल्यूट, नीचे मोलर मास। बताओ यूरिया का मोलर मास कितना है? 60। एग्जामिनर ने दे रखा है, एग्जामिनर ने दे रखा है मास अपॉन मोलर मास। चलिए नीचे देखिए, ये Na का मतलब क्या है? मोल्स ऑफ सोलवेंट। क्या सोलवेंट का मास मालूम है? पानी का मास मालूम है कितना? 846। मास मालूम है, मोल्स निकालने हैं। दोबारा से बताओ क्या करोगे? मास अपॉन मोलर मास। देखो मास कितना? 846 अपॉन मोलर मास कितना? 18। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से देखो। यहां पर 23.8 माइनस PS, ठीक है। इस 23.8 को ऊपर ले जाओ, इस 23.8 को ऊपर ले जाओ। क्या इनको काट पीट सकते हो? क्या इनको काट पीट सकते हो? अच्छा बताओ, 30 अपॉन 60 क्या आएगा? 1/2। 1/2। 846 अपॉन 18 ये आ जाएगा लगभग 47। क्लियर है? ये आ जाएगा 47। अरे इसको 18 से डिवाइड करो, ठीक है। पहले जाएगा 4 पे, फिर 4 पे गया, कितना है? 72। 12 बच गया 126। 126 दोबारा 18 पे गया तो किस पे गया? 7 पे। ये आ गया 47। अच्छा एक बात बताओ, 1/2 ये 2 है, ये 47 है। 2 इंटू 47 94। 94 वैसे है कहां? डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर? डिनोमिनेटर। ये 2 है 1/2, ये है 47। 2 इंटू 47 94। तो 94 नीचे, ठीक है, 94 नीचे। अब ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये जो वैल्यू है, ध्यान से सुनो यार, ये वैल्यू लगभग
0.25 के बराबर है, 0.25 के बराबर है, ठीक है। ये वैल्यू 0.25 के बराबर है। वैसे भी देखो ना, ये 23 है, 94 है, ये नीचे इसका 4 गुना है, लगभग इसका 4 गुना है, तो ये वैल्यू है 0.25। तो PS लगभग कितना आया? PS को ध्यान सुनो, PS को राइट में ले जाओ, इधर माइनस है, राइट में प्लस, 0.25 को लेफ्ट में ले जाओ, 23.8 माइनस 0.25, बताओ कितना आएगा? ये आ जाएगा 23.55, ठीक है, mmHg। तो कौन सा उत्तर सबसे पास है? सी, 23.5। 23.5 सबसे पास है, 23.5 सबसे पास है। अरे कभी भी अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में मिलाऊंगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा या डिक्रीज? डिक्रीज, ठीक है। तो जैसे ही मुझे पता लग जाए वेपर प्रेशर की बात हो रही है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने की बात हो रही है, तुरंत लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू काई बी। लेकिन एक एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए। बताओ PA0 क्या होता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बोलो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा, व्हाट इज PS? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज काई बी? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और काई बी को हमेशा पुट करेंगे NB अपॉन NA। NB इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। व्हाट इज NA? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मैं दोबारा से कहता हूं, देखो PA0 पुट करा, PS निकालना है। अब मुझे सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास मालूम है, अरे तो क्या फर्क पड़ता है, मास से मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स होता है क्या? मास अपॉन मोलर मास। यूरिया के मोल्स कितने आए? सोल्यूट के मास अपॉन मोलर मास। पानी के मोल्स कितने होंगे? मास अपॉन पानी का मोलर मास दुनिया जानते हैं कितना? 18। तो यहां से सोल्व करा, PS निकल कर आ गया, ठीक है। PS निकल कर आया 23.5, 23.5 एग्जैक्ट 23.55 है, लेकिन यही है नियरेस्ट ऑप्शन, सबसे नजदीक तो यही है, तो हमने टिक कर दिया, ठीक है। इस प्रकार हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। लिखने का मैं आपको समय दूंगा, एक बार इसका सॉल्यूशन और जान लो, फिर मैं आपको 2-3 मिनट दूंगा लिखने के लिए। देखो ये बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये भी अच्छा सवाल है। द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर, कह रहा है अकेले बेंजीन का वेपर प्रेशर 640 mmHg है, अकेले बेंजीन का वेपर प्रेशर 640 mm ऑफ Hg है, ठीक है। ए नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड जिसका वेट है इतना, उसको इतने बेंजीन में डाल दिया, उसको इतने बेंजीन में डाल दिया, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 600 mmHg। एक बात बताओ, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डालोगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, इंक्रीज? डिक्रीज। पहले कितना था? 640, अब कितना है? 600। पहले था 640, अब हो गया 600। वेपर प्रेशर तो कम होगा ही होगा, वेपर प्रेशर तो कम होगा ही होगा। इन्होंने पूछा व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सवाल है। अगर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का सवाल है तो बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा? PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू काई बी। और बताओ काई बी को क्या मैं क्या पुट कर सकता हूं? NB अपॉन NA। काई बी को मैं पुट कर सकता हूं NB अपॉन NA, NB अपॉन NA। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। देखो जो चीज आपको निकालनी है, आपको सोल्यूट का मोलर मास निकालना है। कोई मुझे बता सकता है सोल्यूट का मोलर मास कौन सी टर्म में छिपा हुआ है? सोल्यूट का मोलर मास कौन सी टर्म में छिपा हुआ है? NB। सोल्यूट का मोलर मास मोल्स ऑफ सोल्यूट के अंदर छिपा हुआ है, मोल्स ऑफ सोल्यूट के अंदर छिपा हुआ है। तो इसका मतलब मुझे सब कुछ मिलना चाहिए, मुझे सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, और इसके अंदर जो MB होगा वो मैं निकाल लूंगा। तो देखते हैं, बताओ प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर PA0 कितना है? 640। अच्छा सॉल्यूशन का कितना है? 600, ठीक है। इन्हें पुट कर दो। प्योर बेंजीन, इस बार पानी सॉल्वेंट नहीं है, इस बार पानी सॉल्वेंट नहीं है। सॉल्वेंट कौन है? बताओ, पानी सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट कौन है? बेंजीन। बेंजीन सॉल्वेंट है। तो देखो 640 माइनस PS अपॉन
640। अच्छा पीएस की वैल्यू भी आप जानते हो, पीएस की वैल्यू कितनी है 600 अपॉन पीए नॉट, पीए नॉट की 640। अब आ जाओ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अच्छा सोल्यूट के बारे में कुछ मालूम है क्या, सोल्यूट के बारे में कुछ मालूम है क्या, क्या मालूम है, मास, मास मालूम है। लेट सोल्यूट का जो मोलर मास है, लेट सोल्यूट का जो मोलर मास है जो मुझे निकालना है मोलिकुलर वेट, वो मैं मान लेता हूं कैपिटल एम। तो कोई बता सकता है मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या पुट करूं, मास अपॉन मोलर मास। अच्छा मास कितना 2.175 अपॉन मोलर मास, मोलर मास बोले तो कैपिटल एम। नीचे क्या है मोल्स ऑफ सोलवेंट, बेंजीन सोलवेंट है, बेंजीन सोलवेंट है। देखो ध्यान से बेंजीन का क्या दे रखा है दोस्तों 39.08, ये बेंजीन का क्या दे रखा है मास। अच्छा बेंजीन के मोल्स में बता सकता हूं, अगर मुझे बेंजीन का क्या पता लग जाए मोलर मास, तो सुनो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, C6H6, एक कार्बन का 12, 6 कार्बन का, अच्छा एक कार्बन का 12, 6 का 12 इंटू 6 72, एक हाइड्रोजन का 1, 6 हाइड्रोजन का 6, 72 प्लस 6 कितना आएगा 78। तो अब सुनो मास ऑफ सोलवेंट, मोलर मास ऑफ सोलवेंट, बताओ मोल्स किसके बराबर, मास अपॉन मोलर मास। तो सुनो मास इतना अपॉन मोलर मास 78, ये निकाल दिया दोस्तों मैंने एक्सप्रेशन, और यहां से मैं निकाल सकता हूं कैपिटल एम। अब कैपिटल एम निकालना है, अब कैपिटल एम निकालना है। चलो कैपिटल एम को निकालना है तो कैपिटल एम को कहां ले जाऊं, ऊपर, लेफ्ट में ऊपर ले जाओ, ले गया। अच्छा ये कितना है 40, ये 40 है, 40 को पटक दो नीचे, चलो 40 को पटक दिया नीचे, 640 को उधर ले जाओ ऊपर, ले गए ऊपर, क्लियर है 2.175 वैसे का वैसा। अच्छा एक बात बताओ 39/78 लगभग 1/2, 1/2, और जब डिनोमिनेटर में 2 होगा तो सोल्व होके कहां आएगा, बताओ डिनोमिनेटर में जब 2 नीचे होगा सोल्व होके कहां आएगा ऊपर, सोल्व होके ऊपर आएगा, सोल्व होके ऊपर आएगा, ठीक है। अब इधर सुनो ये अपॉन ये, एक जीरो से एक जीरो गया, 64/4 16, 16। अच्छा 16 इंटू 2 32, अब 32 को मल्टीप्लाई करना है 2.175 से, मतलब डबल से थोड़ा सा ज्यादा, डबल से थोड़ा सा बड़ा नंबर है। तो बताओ 32 इंटू 2 क्या होता है 64, उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर है, लगभग ये कितना आएगा पता है, ये आएगा 69.5, ऑप्शन ए, ठीक है ये ऑप्शन ए। तो यार अगर आपको कहीं से हिंट आ गया कि सवाल में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाला, वेपर प्रेशर घट गया, तो सीधा आपको रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या है बताओ, फॉर्मूला क्या है, पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीए नॉट इक्वल टू काई बी, पीए नॉट माइनस पीएस अपॉन पीए नॉट इक्वल टू काई बी, ये फॉर्मूला है, क्लियर है, रखोगे। चलिए अब 1 मिनट तो ये वाला सवाल जिसे नहीं उतारा फटाफट इसका सॉल्यूशन उतार लो, फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आप कौन से स्कूल से हो, डीएवी, इसी वाले डीएवी से, अच्छा गेटवे, चलिए यार आपका कोई भाई पढ़ता था इधर, नैन, आशीष नैन नहीं सही कह रहा है, मैं यार देख रहा हूँ बिल्कुल सेम शक्ल है, वो तो 2020 से 21 है ना, 2020 से 21, ठीक है। आपका क्या नाम है, विनय नैन, सबने उतार लिया, कोई भी, सारे खाली बैठे हैं, ठीक है।
ये उतार लो। इस साल भी आप आगे बैठोगे, ठीक है, नहीं आपकी मर्जी है। अब तक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कोई डाउट है तो पूछिए। ये चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, ठीक है। इसलिए तो कह रहा हूं ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहां पे ना पीडीएफ नाम आता है, जैसे पीपीटी आएगी ना रोज, तो वहां चैप्टर का नाम आएगा पहले पेज पे। और आज भी आया था, तुमने देखा नहीं, देखो ये पीपीटी में ना यहां बीच में नाम लिखा होगा चैप्टर का, ठीक है। चलिए, सॉलिड स्टेट लास्ट ईयर डिलीट था। लास्ट ईयर थोड़ी सी कहानी मैं बता देता हूं। सरकार को ये लग रहा था कोरोना आएगा, तो उन्होंने क्या करा था, उनको लगा कोरोना बीच बीच में आएगा, फिर सिलेबस रिड्यूस करना पड़ेगा। उन्होंने सेशन के शुरुआत में ही सिलेबस दे दिया था, तो सिलेबस रिड्यूस करके दे दिया था, जिसमें सॉलिड स्टेट भी नहीं था, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन भी नहीं था, उसमें पी ब्लॉक भी नहीं था, बहुत से चैप्टर उसमें नहीं थे। 6 चैप्टर नहीं थे, सिर्फ 10 चैप्टर थे। लेकिन अब सरकार को ऐसा लगने लग गया इधर कोरोना नहीं आएगा। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन मिला है, आपको कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन मिला है? नहीं, है ना। हाँ, अरे वो भी स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। 11th क्लास की बात कर रहा हूँ ना, वो स्कूल वेरी करता है। 12th में ऐसा नहीं था, ठीक है। 12th में सेम सीबीएसई वाला सिलेबस था, ठीक है। तो इस साल अब यार आप देखो, थोड़े दिन पहले चाइना में कोरोना आया था चाइना में कोरोना, पता होगा, इंडिया में नहीं आया। अब सरकार को लग रहा है इधर कोरोना वगैरह नहीं आएगा, तो मुझे नहीं लगता इस बार सिलेबस आपका रिड्यूस होगा। पिछली बार तो बच्चों को खुद दुख हुआ था, जब सॉलिड स्टेट पढ़ लिए थे ना वो, उसके बाद पता लगा था ये तो कट गया, फिर काफ़ी दुख हुआ बच्चों को, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा यार, अब कोरोना नहीं आएगा, मान के चलो। हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रोंग है, हम अंदर से इतना स्ट्रोंग है, अगर कोरोना आएगा तो उसका मुकाबला भी कर लेंगे। और दूसरी बात, हर जगह आया, सिर्फ यही नहीं आया, यहां तो थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं दिखा हमें, ठीक है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। और बड़े दुख की बात है, जब सिलेबस रिड्यूस हो गया, वो बच्चे अधूरा ज्ञान लेकर गए हैं, पूरा ज्ञान लेकर नहीं गए, तो एक अंदर से दुख भी होता है। मान लो सिलेबस रिड्यूस हो गया, सरकार ने कल आके बोल दिया ये 7 चैप्टर नहीं आएंगे, एकदम से आप दुखी हो जाओगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये सबने उतार लिया। चलिए,
चलिए भाई, बिल्कुल ध्यान से सुनो, एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले ऑस्मोसिस को पढ़ना पड़ेगा। ऑस्मोसिस को पढ़ने से पहले एसपीएम को देखना पड़ेगा। एसपीएम क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये एक विशेष तरह की मेम्ब्रेन है। जनरली मेम्ब्रेन से सब कुछ पास हो जाता है, लेकिन ये मेम्ब्रेन सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास होने देगी, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को पास होने नहीं देगी। अब इसकी वजह क्या है, ध्यान से सुन लो। अगर मैं कहूं मैंने पानी के अंदर नमक डाल दिया, मैं कहूं पानी के अंदर मैंने नमक डाल दिया, तो कोई बता सकता है किसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, नमक या पानी? नमक। अगर मैंने पानी के अंदर नमक डाला तो नमक के पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, तो बताओ किसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, सोल्यूट या सोलवेंट? सोल्यूट। सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है। जैसे इधर मुझे सोल्यूट दिखाना है, देखो मैंने इधर सोल्यूट दिखाया, ध्यान सुना, मैंने इधर सोल्यूट दिखाया, लो ये ग्रीन से मैंने इधर सोल्यूट दिखा दिया, ठीक, ये सोल्यूट दिखा दिया। सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, तो कुछ ऐसा, ठीक है, और सोलवेंट के पार्टिकल्स का साइज छोटा है। सोलवेंट के पार्टिकल्स का साइज देखो ऐसा है, ऐसा, ये सोलवेंट के, ये वाइट वाले सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाइट वाले सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाइट वाले सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। चलो अब खुद ही आप बताओ, एसपीएम के थ्रू कौन क्रॉस हो सकते हैं, ग्रीन वाले पार्टिकल्स या वाइट वाले? वाइट वाले। और वाइट वाले के कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, सोल्यूट या सोलवेंट? सोलवेंट। तो एसपीएम एक ऐसी मेम्ब्रेन है, एसपीएम एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं, सोल्यूट नहीं, क्योंकि सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज मेम्ब्रेन के जो छेद हैं, मेम्ब्रेन के जो पोर्स है उससे बड़ा है। सोल्यूट पार्टिकल का साइज इन पोर से बड़ा है, तो कैसे पास होंगे? पास नहीं होंगे। अब देखो मैंने क्या करा, ये एसपीएम है, ये एसपीएम है, इधर भी एक सॉल्यूशन है, इधर भी एक सॉल्यूशन है। मैंने मान लिया कि लेफ्ट में जो सॉल्यूशन है, लेफ्ट में जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन C1, राइट में जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन C2, और ये भी मान लिया कि जो सॉल्यूशन 1 है उसकी कंसंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा है सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन से। सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन बहुत बहुत ज्यादा है सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन से, तो C1 जो है वो C2 से ज्यादा है, C1 जो है वो C2 से ज्यादा है। चलिए अगर C1 C2 से ज्यादा है, ध्यान से सुनना, अगर C1 C2 से ज्यादा है, जब मैं कहता हूं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसमें ज्यादा मात्रा किसकी है? जब मैं कहता हूं किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका मतलब उसमें सोल्यूट ज्यादा है। क्या ज्यादा है? सोल्यूट। तो उसमें सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है। तो सुनो, अगर सॉल्यूशन 1 में सोल्यूट ज्यादा है तो देखो मैं ज्यादा सोल्यूट कैसे दिखा रहा हूं, देखो देखो ज्यादा सोल्यूट है ना, देखो ज्यादा सोल्यूट है, देखो सोल्यूट ज्यादा दिखा दिया, लो सोल्यूट ज्यादा दिखा दिया। अगर इधर सोल्यूट ज्यादा है, सुनना, तो सोलवेंट कम है, सुनते रहो। अगर इसमें सोल्यूट ज्यादा है तो इसमें सोलवेंट थोड़ा कम है, सोलवेंट कम है। तो देखो मैं इधर क्या लिखता हूं, मैं इधर लिखता हूं, देखो इधर क्या हुआ, सोल्यूट ज्यादा, ठीक है, सोलवेंट कम, सोलवेंट कम, ध्यान सुनना, सोल्यूट ज्यादा सोलवेंट कम। चलिए इधर आ जाओ, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है। जब मैं कहता हूं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है तो क्या कम है? सोल्यूट। क्या कम है? सोल्यूट। तो देखो जो ग्रीन वाले पार्टिकल्स है वो थोड़े से दिखाए मैंने, सोल्यूट के पार्टिकल्स कम है, फिर क्या ज्यादा है? सोलवेंट। तो अगर इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब सोल्यूट तो कम है किंतु जो आपका सोलवेंट है वो ज्यादा है, जो आपका सोलवेंट है वो ज्यादा है, ठीक है। अब आपने कहीं ना कहीं
पढ़ा होगा डिफ्यूजन, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? द मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो या लो टू हाई, हाई टू लो। जैसे डीओ के पार्टिकल्स, अगर मैं इधर डीओ स्प्रे कर दूं, मैंने डीओ इधर स्प्रे करा, तो क्या होगा? इधर तो डीओ के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाकी कमरे में कम है। तो डीओ के पार्टिकल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से, मतलब यहां से बाकी जहां लो कंसंट्रेशन है वहां मूव करना शुरू कर देंगे। इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो। हर कोई चीज अपनी खुद की हाई से लो मूव करती है, ठीक है? हर कोई चीज अपनी हाई से लो मूव करती है। अगर डीओ एकदम से, मैंने इधर डीओ स्प्रे करा, डीओ के पार्टिकल्स आते हैं तो बाकी कमरे में एकदम से मूव करना शुरू करेंगे, फ्रॉम अपनी हाई टू लो। कोई भी चीज अपनी हाई से लो मूव करती है, उसे हम बोलते थे डिफ्यूजन। अब सुनो ध्यान से, इधर मुझे बताओ, इस एसपीएम के थ्रू कौन से पार्टिकल्स मूव होंगे? सोल्यूट या सोलवेंट? सोल्यूट या सोलवेंट? सोलवेंट। सोलवेंट ग्रीन या वाइट? वाइट। सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स जाएंगे, सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स जाएंगे। अब बताओ, कोई भी चीज जब मूव करती है, कोई भी जब मूव करती है तो वो अपनी हाई से लो, अपनी हाई से अपनी लो। तो बताओ सोलवेंट ज्यादा कहां है, लेफ्ट या राइट? राइट, बिल्कुल भाई। अगर आप देखोगे व्हाइट पार्टिकल्स, सोलवेंट यहां ज्यादा है, सोलवेंट यहां ज्यादा है, और यहां सोलवेंट क्या है? कम। मूव सिर्फ सोलवेंट हो सकता है, मूव सिर्फ सोलवेंट हो सकता है। तो सोलवेंट अपनी खुद की हाई से खुद की लो जाएगा, जहां सोलवेंट ज्यादा है वहां से चलेगा जहां सोलवेंट कम है। तो देखो ऐसे चलेगा, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। सोलवेंट मॉलिक्यूल्स राइट टू लेफ्ट चलेगा एसपीएम के थ्रू। दोस्तों इसे ही बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसे ही क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। दरअसल जहां सोलवेंट ज्यादा है, जहां सोलवेंट ज्यादा है, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? कम या ज्यादा? कम। वो असल में लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। क्योंकि जब मैं बोलता हूं ना सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेटेड या लो कंसंट्रेटेड, तो मैं सोल्यूट को देख के बोलता हूं। किसको देख के बोलता हूं? सोल्यूट। तो दिस इज लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दिस इज लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जहां मैं कह रहा हूं सोल्वेंट कम है, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन देखो ज्यादा है। दिस इज हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, दिस इज हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो आप एक चीज बस देखकर मुझे यह बता दो, आप एक चीज देखकर मुझे यह बता दो कि ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है, ये जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है सॉल्यूशन की रिस्पेक्ट में, ये हाई कंसंट्रेटेड टू लो कंसंट्रेटेड हो रहा है तो, या लो कंसंट्रेटेड टू हाई? लो कंसंट्रेटेड टू हाई। देखो यार एक बात को समझो, सोलवेंट तो अपनी हाई से अपनी लो ही जा रहा है, सोलवेंट तो अपनी हाई से अपनी लो ही जा रहा है, किंतु जहां सोलवेंट हाई है वहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो है, और जहां सोलवेंट कम है वहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई है। तो ऑस्मोसिस की जो डायरेक्शन है वो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो अब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स, द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू एसपीएम फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसे ही क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ये एक स्पेशल तरह का डिफ्यूजन है जो एसपीएम से होता है, फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड होता है। अब लोग कहते हैं सर फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कैसे होगा? कोई भी चीज तो अपनी हाई से लो जाती है। अरे सोलवेंट अपनी खुद की हाई से लो ही मूव कर रहा है, सोलवेंट ही मूव कर रहा है फ्रॉम अपनी हाई टू लो, लेकिन जहां सोलवेंट हाई है वहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? लो। और जो सोलवेंट जहां लो है वहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? हाई। तो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन हमेशा याद करना, क्या? लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड। तो देखो क्या लिख रखा, द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस।
ठीक है, ये आपका ऑस्मोसिस है, ये आपका ऑस्मोसिस है। ठीक है, बस याद रखना कि ऑस्मोसिस की डायरेक्शन है फ्रॉम लो टू हाई, सॉल्यूशन की टर्म में फ्रॉम लो टू हाई, सॉल्यूशन की टर्म में फ्रॉम लो टू हाई। इधर आ जाओ, देखो मैंने क्या करा, इधर एसपीएम बनाया, इधर एसपीएम बनाया। इस पर मैंने पता क्या करा, मैंने इधर ले लिया प्योर सॉल्वेंट, दोस्तों मैंने ले लिया इधर प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और इधर मैंने ले लिया सॉल्यूशन, इधर मैंने ले लिया सॉल्यूशन। कोई बता सकता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहां से कहां होगा, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? सुनो, जहां प्योर सॉल्वेंट है वहां तो हर जगह सॉल्वेंट है। अरे प्योर सॉल्वेंट मतलब 100% सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का मतलब अरे 100% सॉल्वेंट, 100% सॉल्वेंट, सारा का सारा सॉल्वेंट। अब ये क्या है, ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कुछ तो सॉल्यूट होगा, अगर कुछ तो सॉल्यूट होगा तो सॉल्वेंट 100% तो हो नहीं सकता, 100% से क्या होगा, कम। मैंने मान लिया लेट सॉल्वेंट है आपका 70%, तो सॉल्वेंट कम है, सॉल्वेंट कम है, क्योंकि इधर कुछ ना कुछ दोस्तों, इधर कुछ ना कुछ सॉल्यूट आ गया, सॉल्वेंट कम है। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होगी, सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट या प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन? प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। सॉल्वेंट कहां से चलेगा, जहां सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से जाएगा, जहां सॉल्वेंट कम है। सॉल्वेंट ज्यादा यहां पर है, यहां से मूव करेगा, जाएगा जहां सॉल्वेंट कम है। डायरेक्शन ऐसी होगी, राइट टू लेफ्ट, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। चलिए भाई, ऑस्मोसिस हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑस्मोसिस हो रहा है। लेकिन मेरा मन किया कि इस ऑस्मोसिस को रोका जाए, मेरा मन किया इस ऑस्मोसिस को रोका जाए, तो मैंने क्या करा, देखो देखा यार, रोकना है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को रोकना है। देखो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, अरे अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स को रोकना है तो इधर से एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, इधर से एक प्रेशर लगाना पड़ेगा। भाई साहब, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को रोकना है तो इधर से प्रेशर लगाना पड़ेगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाता हूं दोस्तों, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां से प्रेशर लगाऊंगा, ऑस्मोसिस रुक जाएगा, इसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसी जगह का प्रेशर नहीं है। जैसे यहां पे मैं कहूं, यहां पे प्रेशर कितना, 180। ऑस्मोटिक प्रेशर किसी जगह का प्रेशर नहीं है, किसी प्लेस का प्रेशर नहीं है। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हम सॉल्यूशन साइड से प्रेशर लगाते हैं उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू stop the osmosis is called osmotic pressure, is called osmotic pressure, is called osmotic pressure। ठीक है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को दोस्तों पाई से डिनोट करते हैं, पाई। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। मैं समझ गया ये किसी जगह का प्रेशर नहीं है, अरे बल्कि यार ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, इसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगाना पड़ेगा उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये किसी जगह का प्रेशर नहीं है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाना पड़ेगा उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये किस पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
एक केस समझना, ठीक है। मान लो ये सॉल्यूशन है, इधर ही समझाता हूं, ये सॉल्यूशन है। अभी सॉल्वेंट कितना है? 70%, ठीक है। मान लो मैंने सॉल्यूशन बनाया, अभी ये जो सॉल्वेंट है ना 90%, कोई बात नहीं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तो फिर भी मूव करेंगे, 100% से 90% मूव करेंगे। चलिए, मैंने मान लो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को बढ़ा दिया। अगर मैं इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो क्या चीज बढ़ी उसमें? किसकी मात्रा बढ़ी? सोल्यूट। किसकी मात्रा बढ़ी? सोल्यूट। किसकी मात्रा कम हुई? सॉल्वेंट। अभी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पता है कैसे मूव कर रहे थे? 100% से 90%। डिफरेंस है, मूवमेंट हो रहा था। जैसे ही मैंने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई तो अब मान लो सोल्यूट इतना ज्यादा कर दिया, 40% सोल्यूट आ गया, सॉल्वेंट है 60%। ऑस्मोसिस अब भी होगा। अब कहां से कहां? सॉल्वेंट के 100% से सॉल्वेंट का 60%। तो बताओ पहले के कंपैरिजन में अब ऑस्मोसिस ज्यादा हुआ या कम हुआ? पहले के कंपैरिजन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की रफ्तार ज्यादा या कम? ज्यादा। पहले तो 100% से 90%, गैप सिर्फ 10 का था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आराम आराम से जा रहे थे। अब गैप है 100 और 60, 40 का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अब रफ्तार से जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद अचानक से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की रफ्तार बढ़ गई। तो बताओ अब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए प्रेशर भी क्या लगेगा? ज्यादा, पहले से ज्यादा। आपने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाई, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा लगने लगा। इसका मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे फेमस कंसंट्रेशन टर्म कौन सा है? मोलैरिटी। अगर आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो यही तो कह रहा है, देखो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अगर मैं मोलैरिटी बढ़ाऊंगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। इट मींस ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। चलिए, बहुत खूब। अगला, मान लो मैं तापमान बढ़ा दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर दूं। मैंने आग लगा दी। अगर मैं आग लगा दूंगा तो क्या होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की रफ्तार बढ़ेगी या घटेगी? अगर मैं इधर आग लगा दूंगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की रफ्तार बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। क्या होता है, जैसे ही आग लगेगी तो मॉलिक्यूल्स और रफ्तार से दौड़ेंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और रफ्तार से दौड़ने लगेंगे। तो बताओ ऑस्मोसिस रोकने के लिए प्रेशर भी क्या लगेगा? ज्यादा। तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। इट मींस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इन दोनों को मर्ज करना है। बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर मोलैरिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को मर्ज करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं? ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमटी। ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमटी। और आपको पता है ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान आता है ये हमेशा जाने के लिए आता है। अरे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो भी निशान है ये जाने के लिए आता है। तो मैंने क्या करा, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, कैपिटल आर। और कैपिटल आर को आप जानते हो, कैपिटल आर आपने पहले पढ़ा है, कैपिटल आर को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लेकिन ये दिखने में आर एम टी अच्छा नहीं लगता, पढ़ने में आर एम टी ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो पता है क्या है, किताबों में हर जगह आर को बीच में लिखते हैं, एम को पहले, एम आर टी। इस फॉर्मूले को इस रूप में लिखा जाता है। अब एक एक चीज ध्यान से सुनना। व्हाट इज पाई? ऑस्मोटिक प्रेशर। सुनो, दिस पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और आपको पता है मैं जितने भी न्यूमेरिकल सोल्व करूंगा ना, ज्यादातर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी यूनिट एटीएम ही रखूंगा, एटीएम।
ऑस्मोटिक प्रेशर की यूनिट में रखूंगा एटीएम, एटीएम। व्हाट इज एम? मोलैरिटी। अच्छा, वैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक। व्हाट इज आर? आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सुनो, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आपने एक बात देख ली, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम में है तो आर की भी वही वैल्यू पुट करिए जो एटीएम में है। बताओ आर की कौन सी वैल्यू है? आर की 3 वैल्यू होते हैं, 3 वैल्यू। सबसे एटीएम लीटर वाली वैल्यू क्या है? 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। वही वैल्यू का आपको इस्तेमाल कर रहा है, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। लेकिन हां, कई बार न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इस 0.0821 को पता है क्या पुट कर देते हैं? 1/12। कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब जो टी क्या है? टी टेम्परेचर। अच्छा, कभी भी किसी फॉर्मूले में टेम्परेचर डालते हो तो उसको किस में रखते हो? डिग्री सेल्सियस से केल्विन? केल्विन। बस इतना ध्यान रखना कि ये जो टेम्परेचर रहे वो केल्विन में रहे। तो पाई इक्वल टू एमआरटी। पाई इक्वल टू एमआरटी। बोलो पाई क्या? पाई क्या? पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। एम बोले तो मोलैरिटी, आर बोले तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी बोले तो टेम्परेचर। प्रूफ करो कि ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ सोल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करती है, जो सिर्फ सोल्यूट के मोल्स पे डिपेंड करती है। जब मोलैरिटी को खोलोगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला खोलोगे तो ऊपर क्या आएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऊपर क्या आएगा? मोल्स ऑफ। तो बताओ, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। और अगर कोई प्रॉपर्टी मोल्स ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं उसे क्या बोल सकता हूं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब मोलैरिटी को खोलूंगा तो ऊपर आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो इसका मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मोल्स ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वो मोल्स ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो पाई इक्वल टू एमआरटी। अब तक 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने कवर कर ली। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी कवर करी थी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसका फॉर्मूला क्या था? PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इक्वल टू काई बी। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पाई इक्वल टू एमआरटी। ये 2 फॉर्मूले दोस्तों आपको याद रखने हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर में भी और भी पढ़ना है, और भी थ्योरी है, फिर इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। थैंक यू। ना यहां से उतार लो, उतारने का मैं समय दे रहा हूं, यहां से उतारना शुरू करो। 1 मिनट अभी है समय, 3 मिनट है। तीनों स्लाइड के लिए 1-1 मिनट दूंगा। चलो ठीक है। बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो साथ साथ नोट कर लेते हैं। ये अच्छा, चलो एक बार फिर बताता हूं। देखो सुनो, देखो ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई है, ये सॉल्यूशन के लो है। जब हम बोलते हैं सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई तो वहां क्या हाई होता है? सोल्यूट। ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम बोलते हैं ना, जो वो सोल्यूट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। यहां सॉल्यूशन हाई मतलब सोल्यूट हाई। सोल्यूट हाई, सॉल्वेंट कम। जहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है वहां कौन कम? सोल्यूट। क्योंकि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम सोल्यूट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, सॉल्वेंट ज्यादा। एक बात बताओ, एसपीएम के थ्रू कौन चलेगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अपनी ज्यादा से अपनी कम, यहां से यहां। लेकिन एक बात बताओ, जहां सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? लो। तो ये जो लिख रखा है लो कंसंट्रेटेड, ये सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में लिख रखा है, ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में है। तो जहां सॉल्यूशन की लो वहां से जहां सॉल्यूशन की हाई, तो इसलिए लिखा है फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अरे सॉल्वेंट तो अपनी हाई से लो जा रहा है, लेकिन जहां सॉल्वेंट हाई होता है वहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है? लो। और हम जब बताते हैं ना
तो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बातें करते हैं, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कौन बातें करता है? आज तक तुमने कोई बातें करी है? नहीं। सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में आज तक किसी ने बातें नहीं करी। हम तो हमेशा सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बातें करते हैं। ठीक है, और कोई डाउट? क्या कर रहा है भाई आजकल? कॉलेज कर रहा है। कॉलेज में कौन सी ईयर में? बीट, सेकेंड ईयर, कंप्यूटर साइंस। कहाँ से? पाइट से।